प्रभावशाली कम्युनिकेशन हर सक्सेस स्टोरी की नींव है। फिर भी ज्यादातर लोग इसकी असली ताकत कभी नहीं जान पाते। ये ऑडियो बुक आपको साधारण कॉन्वर्सेशन से आगे ले जाएगा, सिखाएगा कि कैसे आप अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, कॉन्फिडेंस के साथ पर्सुएड करें और लास्टिंग कनेक्शन बनाएं। जो कुछ आप अभी सीखने वाले हैं, वो हमेशा के लिए आपके कम्युनिकेशन का तरीका बदल देगा और आपको ऐसे टूल्स देगा जो दूसरों के मन को प्रभावित करने और एक्शन इंस्पायर करने में मदद करेंगे। कम्युनिकेशन की कला में कदम रखें और देखें कि कैसे आपका संसार ट्रांसफॉर्म होता है। चैप्टर 1 कुछ भी बिना फूड के नहीं रह सकता है। थीच नथ हान इस चैप्टर की शुरुआत एक सिंपल लेकिन पावरफुल सच से करते हैं। जैसे हमारा शरीर फिजिकल फूड के बिना सरवाइव नहीं कर सकता, वैसे ही हमारा माइंड और दिल भी उस फूड के बिना जिंदा नहीं रह सकते जो वो हर दिन कंज्यूम करते हैं। लेकिन यहाँ फूड का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं। हर शब्द जो हम सुनते हैं, हर इमेज जो हम वॉच करते हैं, हर कॉन्वर्जेशन जिसमें हम भाग लेते हैं, ये सब हमारे मानसिक और इमोशनल वर्ल्ड का नरिशमेंट हैं। उन्होंने 4 तरह की न्यूट्रिमेंट्स का आइडिया दिया है। 1. एडिबल फूड, वो लिटरल खाना पीना जो हम अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए लेते हैं। 2. सेंस इम्प्रेशंस, वो साइट्स, साउंड्स, स्मेल्स, टेस्ट्स और टचेस जो हम अनुभव करते हैं, साथ ही जो हम पढ़ते, देखते और सुनते हैं। 3. वॉल्यूशन, हमारी गहरी इंटेंशंस, गोल्स और डिज़ायर्स जो हमारे रोज़ के एक्शंस को मोटिवेट करते हैं। 4. कॉन्शियसनेस, हमारा मेंटल एनवायरनमेंट जिसमें हमारी अपनी थॉट्स और हमारे आसपास के लोगों की कलेक्टिव एनर्जी शामिल है। थीच नथ हान बताते हैं कि हम अक्सर सिर्फ पहले टाइप यानी एडिबल फूड पर फोकस करते हैं, बाकी 3 को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असल में ये इनविजिबल फॉर्म्स ऑफ नरिशमेंट भी उतने ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारे माइंड और इमोशंस को फीड करते हैं। अगर हम लगातार वॉयलेंट मूवीज़, गॉसिप या गुस्से भरी बातें सुनते हैं तो हम अपने अंदर फियर, फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन के बीज बोते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को काइंडनेस, माइंडफुलनेस और समझदारी से घेर लेते हैं तो हम पीस और जॉय के बीज बोते हैं। ये चॉइस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम हर दिन अपने माइंड में क्या अलाउ करते हैं। वो एक सिंपल इमेज का इस्तेमाल करते हैं। अपने माइंड को एक गार्डन समझो। जो तुम पानी दोगे वही बढ़ेगा। अगर तुम एंगर, जेलसी या रिजेंटमेंट जैसे वीड्स को पानी दोगे, वे मजबूत होंगे। और अगर तुम कंपैशन, पेशेंस और ग्रैटिट्यूड जैसे फूलों को पानी दोगे, वे खिलेंगे। ये चॉइस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम हर दिन अपने माइंड में क्या अलाउ करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वे रोज़मर्रा की जिंदगी से एग्जाम्पल देते हैं। सोचो, कोई सुबह सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी, आर्ग्यूमेंट्स और क्रिटिसिज्म देखकर शुरू करता है। नाश्ते से पहले ही उसका मूड टेंस हो जाता है और वो उस इरिटेशन को अपने इंटरैक्शंस में ले जाता है। परिवार से झगड़ता है, काम पर इम्पेशेंट महसूस करता है। अब इसे कंपेयर करो उस सुबह से जब कोई थोड़ा वॉक करता है, सूदिंग म्यूजिक सुनता है या इंस्पायरिंग कोट पढ़ता है। मेंटल फूड अलग है और दिन भर की एनर्जी भी। एक और एग्जाम्पल रिश्तों का है। अगर साथी अपने कनेक्शन को छोटे छोटे काइंडनेस के एक्ट से फीड करते हैं, एक स्माइल, एक सपोर्टिव वर्ड, एक हग, तो उनका बॉन्ड टाइम के साथ मजबूत होता है। लेकिन अगर रिलेशनशिप का डेली डाइट ब्लेम, क्रिटिसिज्म और साइलेंस से भरा हो तो इमोशनल कनेक्शन कमजोर हो जाता है। थीच नथ हान एनकरेज करते हैं माइंडफुल कंजम्पशन प्रैक्टिस करने के लिए। मीडिया में ऐसे टीवी शोज, मूवीज और बुक्स चुनो जो तुम्हारी पीस को बढ़ाएं, डिस्टर्ब ना करें। कॉन्वर्जेशंस में ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो पॉजिटिविटी लाते हैं, न कि कंप्लेंट्स या गॉसिप। थॉट्स में जब भी तुम्हारा माइंड फियर या रिजेंटमेंट से भरा हो तो धीरे धीरे उसे कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की तरफ मोड़ो। वो वॉल्यूशन यानी हमारे लाइफ गोल्स की अवेयरनेस भी बताते हैं। अगर हमारा मोटिवेशन ग्रीड, कंपटीशन या रिवेंज पर आधारित है तो हमारी एनर्जी रेस्टलेस और डिस्ट्रक्टिव होगी। लेकिन अगर हमारा मोटिवेशन हेल्प करने, क्रिएट करने और ग्रो करने का है तो हमारे एक्शंस पीसफुल और फुलफिलिंग होंगे। रोजमर्रा में आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या जो मैं पढ़ने या देखने वाला हूं वो मेरी पीस ऑफ माइंड को नरिश करेगा? क्या मेरे साथ जो लोग हैं वो मेरी जॉय को बढ़ाते हैं या फ्रस्ट्रेशन? क्या मेरा करंट गोल लव से प्रेरित है या फियर से?
वे ये भी बताते हैं कि हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हमारे परिवार, वर्कप्लेस या सोसाइटी का शेयर्ड इमोशनल एनवायरनमेंट हम पर गहरा असर डालता है। अगर हम लगातार क्रिटिसिज्म या एंगर वाले माहौल में रहते हैं तो हम बिना समझे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने कम्युनिटीज़ को समझें और संभव हो तो हेल्दियर एनवायरनमेंट्स चुनें। एक प्रैक्टिकल तरीका है मेंटल फूड ब्रेक्स लेना। जैसे हम अपने शरीर के लिए हेल्दी डाइट पर जाते हैं, वैसे ही हम वॉयलेंट मीडिया, हीटेड डिबेट्स या नेगेटिव कंपनी से कुछ दिन दूर रहकर देख सकते हैं कि हमारा माइंड कितना हल्का और शांत महसूस करता है। अंत में चैप्टर एक याद दिलाता है, कुछ भी बिना फूड के सर्वाइव नहीं कर सकता है, और इसमें हमारी हैप्पीनेस, पीस और लव भी शामिल हैं। हर दिन, हर चॉइस के साथ हम अपने अंदर कुछ फीड कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या हम अपनी सफरिंग को फीड कर रहे हैं या अपनी जॉय को? जब हम नरिशिंग मेंटल और इमोशनल फूड चुनते हैं तो हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को समझदारी, शांति और हार्मनी के साथ जीने का सबसे अच्छा मौका देते हैं। चैप्टर 2, अ न्यू वे ऑफ सीइंग। इस चैप्टर में थिक नथ हान हमें लाइफ और उसमें मौजूद लोगों को फ्रेश, कंपैशनेट नज़रिए से देखने का इनवाइट करते हैं। वे बताते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन में होने वाला सफरिंग ज़्यादातर एक्चुअल इवेंट से नहीं, बल्कि हमारी परसेप्शन से आता है। हमारा माइंड हमेशा सिचुएशंस को इंटरप्रेट करता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और अजम्पशंस के फिल्टर से। अगर हम सीख लें कि इसे बिना इन हैवी फिल्टर्स के देखें, तो हमारी इंटरैक्शंस ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और कम रिएक्टिव हो जाती हैं। वे परसेप्शंस को सीड्स के रूप में समझाते हैं। जैसे गार्डन में सीड्स बढ़ते हैं, वैसे ही परसेप्शंस भी बढ़ते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें कैसे वाटर करते हैं। अगर हम लगातार नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस जैसे दे डोंट रिस्पेक्ट मी, शी इज़ ऑलवेज इग्नोरिंग मी को पानी देंगे, तो ये सीड्स रिजेंटमेंट और डिस्ट्रस्ट में बदल जाएंगे। लेकिन अगर हम सीड्स ऑफ ओपननेस जैसे मे बी दे आर गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, आई माइट नॉट नो द फुल स्टोरी को पानी देंगे, तो कंपैशन और हीलिंग के लिए जगह बनेगी। थिक नथ हान बताते हैं कि मिसपरसेप्शंस कॉन्फ्लिक्ट्स के सबसे बड़े कारणों में से एक हैं। उदाहरण के लिए, कोई दोस्त आपको बिना हेलो कहे पास से गुजर जाए। आपका पहला थॉट हो सकता है दे आर अपसेट विद मी, लेकिन असल में वो बस डिस्ट्रैक्टेड, टायर्ड या डीप इन थॉट हो सकते हैं। बिना ट्रूथ चेक किए हम अपनी अजम्पशन को एक कहानी बना देते हैं, और वो कहानी रिलेशनशिप्स को डैमेज कर सकती है। इस पैटर्न को चेंज करने के लिए वे बिगिनर्स माइंड प्रैक्टिस करने का सुझाव देते हैं। हर मोमेंट को ऐसे देखना जैसे आप इसे पहली बार देख रहे हों, बिना जजमेंट के। इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट एक्सपीरियंसेस इग्नोर करें, लेकिन इसका मतलब ये है कि वे पूरी तरह से प्रेजेंट की इंटरप्रिटेशन को डिक्टेट न करें। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल, सोचो वर्कप्लेस मीटिंग में कोई कॉलीग आपको इंटरप्ट करता है। तुरंत ये अज्यूम करने के बजाय कि वो रूड हैं, आप सोच सकते हैं मे बी दे आर एक्साइटेड टू शेयर समथिंग, या परहैप्स दे मिसअंडरस्टूड माई पॉइंट। इस छोटी सी परसेप्शन में शिफ्ट इरिटेशन को बढ़ने से रोक सकती है और कॉन्वर्सेशन स्मूथ फ्लो कर सकता है। थिक नथ हान इसे माइंडफुलनेस से भी जोड़ते हैं। जब हम प्रेजेंट और काम होते हैं तो हमारी विजन क्लियर होती है। स्ट्रेस, एंगर और एंग्जाइटी हमारे परसेप्शन को क्लाउड कर देते हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं। रिएक्ट करने से पहले एक डीप ब्रेथ लेने से हम सिचुएशन को ज़्यादा एक्यूरेटली देख सकते हैं। वे सजेस्ट करते हैं कि कंक्लूजन्स लेने से पहले चेक इन करने की हैबिट डालें। ये इतना सिंपल हो सकता है कि कहें, आई माइट बी रॉन्ग बट आई थॉट यू सीम्ड अपसेट अर्लियर, इज दैट ट्रू? इस जेंटल इंक्वायरी से अक्सर पता चलता है कि हमारी अजम्पशंस गलत थीं और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होता है। डेली लाइफ में ये न्यू वे ऑफ सीइंग मतलब हो सकता है लव्ड वंस को बेनिफिट ऑफ द डाउट देना, क्रिटिसाइज करने से पहले, किसी रूड लगने वाले ईमेल पर तुरंत रिएक्ट करने से पहले पॉज करना, और शायद काम माइंड से बाद में रीड करना। किसी के एक्शंस के पीछे पॉजिटिव इंटेंशंस एक्टिवली देखना, भले ही रिजल्ट परफेक्ट न हो। थिक नथ हान इंटर बीइंग का भी कॉन्सेप्ट बताते हैं, मतलब कि सब कुछ और सभी इंटरकनेक्टेड हैं। जब हम इसे सच में समझते हैं तो दूसरों को हार्शली जज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम सब सेम ह्यूमन स्ट्रगल शेयर करते हैं। दूसरों में जो एंगर या केयरलेसनेस दिखता है वो हमारे अंदर भी हो सकता है, और जो काइंडनेस हम अपने अंदर अप्रिशिएट करते हैं वो उनके अंदर भी है। वे मेटाफर यूज करते हैं, क्लाउडी ग्लास ऑफ वाटर, अगर आप इसको शेक कर दें तो डर्ट इसे मडी बनाता है,
लेकिन अगर ये इसे स्टिल छोड़ दें तो डर्ट सेटल हो जाता है और पानी क्लियर हो जाता है। हमारा माइंड भी ऐसा ही है। जब ये स्टिल और माइंडफुल होता है, हमारी परसेप्शन क्लियर होती है और हम लोगों और सिचुएशंस को सही से देख सकते हैं। चैप्टर इस रिमाइंडर के साथ खत्म होता है कि नए तरीके से देखना एक चॉइस है जो हम रोज़ ले सकते हैं। हर बार जब हम अपनी अजम्पशंस क्वेश्चन करते हैं और फुलर पिक्चर देखते हैं और गलती एक्सेप्ट करने के लिए ओपन रहते हैं, हम कंपैशनेट और ट्रूथफुल कम्युनिकेशन की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। अपनी परसेप्शन बदलकर हम सिर्फ दूसरों के साथ अपने रिलेशन को नहीं बदलते, बल्कि अपनी इनर पीस की क्वालिटी भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। चैप्टर 3 सच्ची और प्रेमपूर्ण बात। इस चैप्टर में थिक नेहात हंग इस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे हम सच बोल सकते हैं जिससे चोट नहीं पहुंचती बल्कि हीलिंग होती है। वे याद दिलाते हैं कि वर्ड्स में अद्भुत शक्ति होती है। ये ट्रस्ट बना सकते हैं, होप जगाते हैं और लोगों को करीब लाते हैं, या फिर ये ऐसे डीप वूंड्स दे सकते हैं जो सालों तक रह सकते हैं। इसलिए माइंडफुल स्पीच रिश्तों में हार्मनी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस में से एक है। वे ट्रूथफुल स्पीच को डिफाइन करते हैं। ये बिना एग्जैजरेशन, डिस्टॉर्शन या जानबूझकर कुछ छुपाए हुए ऑनेस्टली बोलना है। सच सिर्फ झूठ ना बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन शेयर करने का तरीका है जो लिसनर के लिए बेनिफिशियल हो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करे। लेकिन थिक नेहात हंग चेतावनी देते हैं कि केवल ट्रुथ पर्याप्त नहीं है। अगर इसे हार्श तरीके से कहा जाए तो दर्द पहुंचा सकता है। इसलिए ट्रुथ के साथ लविंग स्पीच का होना जरूरी है। ऐसे शब्द जो काइंडनेस, रिस्पेक्ट और कंपैशन के साथ बोले जाएं। एक सिंपल तरीका जो वे सुझाते हैं वो है बोलने से पहले खुद से 3 क्वेश्चंस पूछना। 1. क्या ये ट्रू है? 2. क्या ये नेसेसरी है? 3. क्या ये काइंड है? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो आपके वर्ड्स कनेक्शन लाने की संभावना ज़्यादा होती है, बजाय डिवीजन के। वे बताते हैं कि ट्रूथफुल और लविंग स्पीच में टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे वेल इंटेंशन्ड वर्ड्स भी सही टाइम पर नहीं कहे गए तो गलत तरीके से लिए जा सकते हैं, जैसे कि लिसनर अपसेट, डिस्ट्रैक्टेड या एग्जॉस्टेड हों। सही मोमेंट का इंतजार करना कॉन्वर्जेशन को कंस्ट्रक्टिव बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनर काम से टायर्ड लौटे हों तो तुरंत उनकी ओवरसाइट पर क्रिटिसिज्म करने की बजाय थोड़ा इंतजार करें जब वे रिलैक्स्ड हों। थिक नेहात हंग चैलेंजिंग कॉन्वर्जेशंस के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं। एक तरीका यह है कि अप्रिसिएशन से शुरुआत करें। मैं आपके एफर्ट्स को बहुत वैल्यू करता हूं, और फिर कंसर्न शेयर करें, और मैं कुछ बात शेयर करना चाहता था जो मेरे मन में है। इससे मैसेज सॉफ्ट होता है और समझ बनाने का गोल दिखता है, अटैक नहीं। वे हार्मफुल स्पीच, गॉसिप, स्लैंडर और पीछे से क्रिटिसिज्म से बचने की इंपॉर्टेंस भी बताते हैं। ये तुरंत हार्मलेस लग सकती हैं, लेकिन ट्रस्ट को डैमेज करती हैं और नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं। इसकी जगह वे सजेस्ट करते हैं कि सीधे पर्सन से जेंटल ऑनेस्टी के साथ बात करें। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लो दोस्त बार बार लास्ट मिनट पर प्लान्स कैंसिल कर देता है। दूसरों से ये कहने की बजाय कि वे इतने अनरिलायबल हैं, आप सीधे उनसे कह सकते हैं, मुझे डिसअपॉइंटमेंट होता है जब प्लान सडनली चेंज होते हैं। क्या हम कोई तरीका ढूंढ सकते हैं जिससे दोनों के लिए बेटर हो? ये ट्रूथफुल है, फिर भी काइंड और सॉल्यूशन फोकस्ड है। एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टोन ऑफ वॉइस। कभी कभी हर्ट वर्ड्स नहीं, बल्कि उनका टोन ही होता है। व्हाट हैपेंड भी केयरिंग या अक्यूजिंग लग सकता है, टोन पर डिपेंड करता है। थिक नेहात हंग एनकरेज करते हैं कि सेंसिटिव कॉन्वर्जेशंस में धीरे बोलें, ब्रीथ करें और वॉइस सॉफन करें। वे रोजमर्रा में लविंग स्पीच प्रैक्टिस करने की भी सलाह देते हैं, जैसे कि स्टोर क्लर्क को सिंसियरली थैंक करना, कोलीग्स को वार्मली ग्रीट करना या किसी के एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करना। ये छोटे काइंडनेस के सीड्स समय के साथ जमा होते हैं, जिससे डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन आसान हो जाती हैं, क्योंकि पहले से गुडविल का फाउंडेशन होता है। थिक नेहात हंग लविंग स्पीच को डीप लिसनिंग से जोड़ते हैं, जिसे वे नेक्स्ट चैप्टर में विस्तार से बताते हैं। जब लोग सच में सुने जाने का अनुभव करते हैं तो वे हमारे ट्रुथ को ज़्यादा रिसेप्टिव तरीके से सुनते हैं। इसीलिए स्पीकिंग और लिसनिंग 2 विंग्स की तरह हैं। हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए दोनों ज़रूरी हैं। चैप्टर का क्लोजिंग रिमाइंडर है कि ट्रूथफुल और लविंग स्पीच प्रैक्टिस करने का मतलब हमेशा नाइस होने या अनकंफर्टेबल ट्रुथ से अवॉइड करने का नहीं है।
इसका मतलब है कि वर्ड्स ऑनेस्ट और कंपैशनेट हों, सफरिंग को कम करें और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। हर बार जब हम ऐसा बोलते हैं, हम ट्रस्ट स्ट्रेंथन करते हैं, हार्मनी बनाते हैं और मोर पीसफुल वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं, सबसे पहले अपने रिलेशनशिप से शुरू करते हुए। चैप्टर 4 संचार की चाबियां। इस चैप्टर में थिक नेथ हान बताते हैं कि जेन्युइन और हीलिंग कम्युनिकेशन के लिए 2 एसेंशियल कीज हैं, डीप लिसनिंग और लविंग स्पीच। पहले चैप्टर्स में इन आइडियाज को टच किया गया था, लेकिन यहाँ वे एक्सप्लेन करते हैं कि ये दोनों कैसे मिलकर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और कनेक्शन क्रिएट करते हैं। वे शुरुआत करते हैं डीप लिसनिंग से, सिर्फ रिप्लाई करने के लिए नहीं, बल्कि सच ने दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स और नीड्स को समझने के लिए सुनना। इसका मतलब है अपना पूरा ध्यान देना, जजमेंट को सस्पेंड करना और कन्वर्सेशन के दौरान अपने रिस्पॉन्स को पहले से प्रिपेयर करने की अर्ज को अवॉइड करना। थिक नेथ हान इसे कहते हैं लिसनिंग विद द सोल पर्पस ऑफ हेल्पिंग द अदर सफर लेस। वे बताते हैं कि जब कोई एंग्री या हर्ट होता है तो अक्सर ऐसे वर्ड्स कहता है जिन्हें सुनना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम वर्ड्स के पीछे के इमोशंस जैसे फियर, डिसअपॉइंटमेंट, लोनलीनेस को सुने तो हम सिचुएशन को एस्केलेट करने की बजाय उसे हील कर सकते हैं। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर कोवर्कर कहता है यू नेवर हेल्प मी विद प्रोजेक्ट्स, तो डिफेंसिव होना आसान है, लेकिन डीप लिसनिंग से पता लग सकता है कि वो वास्तव में कहना चाहते हैं आई फील ओवरवेल्म्ड और विश करता हूं कि मुझे ज्यादा सपोर्ट मिले। फीलिंग पर फोकस करके आप एम्पैथी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बजाय आर्ग्यूमेंट के। दूसरी की लविंग स्पीच डीप लिसनिंग की नेचुरल पार्टनर है। जब हम दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं तो हम ऐसे वर्ड्स चूज कर सकते हैं जो केयर, रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी कन्वे करें। लविंग स्पीच का मतलब ट्रुथ अवॉइड करना नहीं है, बल्कि ट्रुथ इस तरह डिलीवर करना है कि सामने वाला व्यक्ति अटैक्ड फील ना करे। थिक नेथ हान सजेस्ट करते हैं कि फ्रेजेस से शुरुआत करें जो हार्ट को ओपन करें, क्लोज करने की बजाय। जैसे यू आर रॉन्ग अबाउट दिस के बजाय कहें आई सी इट डिफरेंटली, कैन आई शेयर माई पर्सपेक्टिव। ये छोटे शिफ्ट्स पूरे कन्वर्सेशन की डायरेक्शन बदल सकते हैं। वे माइंडफुल पॉजेज कर भी एम्फसाइज करते हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों में। साइलेंस भी वर्ड्स की तरह इंपॉर्टेंट है। जब इमोशंस हाई हों तो शॉर्ट पॉज दोनों को ब्रीथ, थिंक और कामर माइंड के साथ डिस्कशन में लौटने का मौका देता है। डेली प्रैक्टिसेस में शामिल हैं, जब कोई बोल रहा हो तो डिस्ट्रैक्शंस जैसे फोन को पुट अवे करना, समझने के लिए ये रीस्टेट करना कि आपने क्या सुना है, फिर रिस्पॉन्ड देना। ब्लेमिंग के बजाय अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आई स्टेटमेंट्स यूज करना और रिलेशनशिप्स स्ट्रेंथन करने के लिए रेगुलर अप्रिसिएशन देना। थिक नेथ हान सेलेक्टिव लिसनिंग के बारे में भी वार्न करते हैं, केवल वही सुनना जो हमारे बिलीव्स कंफर्म करें। ट्रू डीप लिसनिंग का मतलब है ओपन रहना कि हम सुनकर चेंज हो सकते हैं, सिर्फ अपनी टर्न का इंतजार नहीं। वे डॉक्टर और पेशेंट का मेटाफर देते हैं। डॉक्टर का पहला काम है पेशेंट के सिम्टम्स को ध्यान से सुनना, फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। कम्युनिकेशन में लिसनिंग मिसअंडरस्टैंडिंग की इलनेस डायग्नोज करना है और लविंग स्पीच वो मेडिसिन है जो उसे हील कर सकता है। एक और एग्जाम्पल उनके पीस वर्क से है। अपोजिंग ग्रुप्स के डायलॉग्स में वे अक्सर हर साइड को कुछ मिनट के लिए साइलेंट सुनने के लिए इनवाइट करते थे। कई बार सिर्फ सुनने की सिंपल एक्ट टेंशन को सॉफ्टन कर देती थी और सॉल्यूशंस नेचुरली एमर्ज होते थे। चैप्टर के एंड में याद दिलाया गया कि ये 2 कीज, डीप लिसनिंग और लविंग स्पीच, स्किल्स हैं जिन्हें हम प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं। शुरू में हम फेल हो सकते हैं, पेशेंस लूज कर सकते हैं या ओल्ड हैबिट्स में स्लिप हो सकते हैं, लेकिन हर बार जब हम माइंडफुल लिसनिंग और स्पीकिंग पर वापस आते हैं, हम डीपर अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स के लिए डोर ओपन करते हैं। ये कीज सिर्फ कन्वर्सेशंस इंप्रूव नहीं करते, ये पूरी कम्युनिटीज को ट्रांसफॉर्म करने की पार रखती हैं। चैप्टर 5 में कम्युनिकेशन में ट्रेनिंग। इस चैप्टर में थिक नेथ हान बताते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसे हम सीख सकते हैं और डेलिब्रेट प्रैक्टिस से मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, खाना पकाना या कोई स्पोर्ट खेलना सीखते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन नेचुरली अच्छी होती है, लेकिन असल में हम में से ज़्यादातर लोगों में कुछ अनहेल्पफुल हैबिट्स होती हैं, जैसे बीच में बोलना, अजम्पशंस बनाना या जल्दी रिएक्ट करना। इसे बदलने के लिए हमें अपने माइंड और हार्ट दोनों को ट्रेन करना पड़ता है।
वो माइंडफुलनेस से शुरुआत करते हैं। माइंडफुलनेस हमें प्रेजेंट रहने में मदद करती है, बजाय इसके कि हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस या मेंटल चैटर से प्रभावित हों। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हमारी फीलिंग और रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉज आता है। यही पॉज स्किलफुल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। इसके बिना हम इम्पल्सिवली बोलते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। एक सिंपल ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो वो सजेस्ट करते हैं वो है माइंडफुल ब्रीदिंग। अगर कॉन्वर्सेशन के दौरान इरिटेशन बढ़ रही है तो पॉज करें और धीरे से ब्रेथ लें, फिर जेंटली एक्सेल करें। ये छोटा मोमेंट हर्टफुल वर्ड्स निकलने से रोक सकता है। हीटेड डिस्कशन में भी ये टाइनी गैप टोन को कामनेस की ओर शिफ्ट कर सकता है। कम्युनिकेशन ट्रेनिंग का दूसरा हिस्सा है अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करना, बिना सेल्फ क्रिटिसिज्म के। शायद आप अक्सर लोगों के ऊपर बोल देते हैं, टेंशन बढ़ने पर विड्रॉ हो जाते हैं या अपनी पोजीशन डिफेंड करने में ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय उनके समझने के। केवल इन टेंडेंसीज को नोटिस करना ही बदलाव की पहली स्टेप है। थिक नेट हान ये भी कहते हैं कि जब इमोशंस हाई हों तब बोलने से पहले लिखना हेल्पफुल होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी फ्रेंड से अपसेट हैं तो एक लेटर लिखना, जो आप भेजें या ना भेजें, आपकी फीलिंग्स को क्लैरिफाई करने में मदद करता है। राइटिंग में आप एक्यूजेशंस फिल्टर कर सकते हैं, फैक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं और अपनी नीड्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। एवरीडे लाइफ में ट्रेनिंग इस तरह हो सकती है। किसी फैमिली मेंबर की बात पूरा सुनना पहले, ओपिनियन देने पर भी। क्रिटिसिज्म का रिप्लाई करने से पहले 3 ब्रेथ्स वेट करना। किसी के मीनिंग के बारे में अज्यूम करने की बजाय क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछना। वो कम्युनिकेशन ट्रेनिंग को फिजिकल प्रैक्टिस से कनेक्ट करते हैं। जैसे म्यूजिशियन स्किल्स प्रैक्टिस करता है या एथलीट डेली ट्रेन करता है, वैसे ही हम माइंडफुल स्पीच और डीप लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं छोटे एवरीडे मोमेंट्स में। बस ड्राइवर को वार्मली ग्रीट करना, कोलीग का काम थैंक करना या हाउस होल्ड चोर कामली डिस्कस करना। ये छोटे प्रेशर सिचुएशंस हमारी स्किल्स को मजबूत करते हैं ताकि हम हाई स्टेक्स कॉन्वर्सेशंस के लिए रेडी हों। थिक नेट हान बिगिनिंग अ न्यू का एग्जाम्पल शेयर करते हैं अपनी कम्युनिटी से। इस स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस में लोग पहले अप्रिशिएट शेयर करते हैं, फिर जेंटली कंसर्न्स एक्सप्रेस करते हैं और आखिर में इंप्रूवमेंट के लिए कॉन्क्रीट सजेशंस देते हैं। ये मेथड इंश्योर करता है कि डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस भी रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर रूटेड हों। वो ये भी बताते हैं कि ट्रेनिंग में सही सीड्स को वाटर करना ज़रूरी है। हर बार जब आप पेशेंस चुनते हैं स्नैपिंग के बजाय या लिसनिंग को इंटरप्ट करने के बजाय, आप अपने अंदर पीस और कनेक्शन के सीड्स मजबूत करते हैं। ओवर टाइम ये सीड्स नेचुरली ग्रो करते हैं और काइंड कम्युनिकेशन आपकी डिफ़ॉल्ट बन जाती है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल, इमेजिन करें 2 कोवर्कर्स डिसएग्रीमेंट में हैं। ट्रेनिंग के बिना वो आर्ग्यू कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं और फ्रस्ट्रेटेड लीव कर सकते हैं। माइंडफुल ट्रेनिंग के साथ एक पॉज लेकर ब्रीथ करता है, दूसरे की कंसर्न सुनता है और रिस्पेक्ट के साथ रिस्पॉन्ड करता है, और पोटेंशियल फाइट कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में बदल जाती है। चैप्टर का अंत इस रिमाइंडर के साथ होता है कि कम्युनिकेशन ट्रेनिंग लाइफ लॉन्ग है। हम मिस्टेक्स करेंगे, लेकिन हर माइंडफुल ब्रेथ, हर कंपैशनेट पॉज और हर ऑनेस्ट काइंड वर्ड प्रोग्रेस है। कम्युनिकेशन परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बारे में है। जितना हम ट्रेन करेंगे उतना हमारी वर्ड्स और प्रेजेंट्स सफरिंग को रिड्यूस कर सकती हैं और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकती हैं हमारे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स में और हमारे आसपास की दुनिया में। चैप्टर 6 युद्ध के समय में शांति का अभ्यास। इस अध्याय में थिक नाड हन बताते हैं कि शांति किसी कॉन्फ्लिक्ट के खत्म होने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें एक्टिवली प्रैक्टिस करना होता है, भले ही टेंशन्स हाई हों। यहाँ युद्ध केवल देशों के बीच आर्म्ड बैटल्स नहीं है, इसमें वो पर्सनल बैटल्स भी शामिल हैं जो हम रोजमर्रा में फेस करते हैं। फैमिली आर्ग्यूमेंट्स, वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स और अंदरूनी स्ट्रगल्स जैसे एंगर या फियर। अगर हम छोटी सिचुएशंस में पीस प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में इसे बनाना असंभव है। वो शुरू करते हैं इस आइडिया से कि शांति अंदर से शुरू होती है। अगर हमारा माइंड फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट या ब्लेम से भरा है तो हमारे वर्ड्स और एक्शंस उसी इनर वॉर को रिफ्लेक्ट करेंगे। किसी से बात करने से पहले जिससे हम अपसेट हैं, हमें खुद को काम करना चाहिए माइंडफुलनेस के जरिए, चाहे वो बस कुछ स्लो ब्रेथ्स लेना हो या शॉर्ट समय के लिए दूर चले जाना। ये अवॉइडेंस नहीं है, बल्कि ये प्रिपेयर करने का तरीका है ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें बिना और हार्म किए। एक की प्रैक्टिस जो वो शेयर करते हैं वो है पीसफुल प्रेजेंस।
इसका मतलब है कि आप ऐसे तरीके से मौजूद हों जिससे दूसरा पर्सन सुरक्षित महसूस करे, भले ही आप अग्री न करें। आपका टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज रिस्पेक्ट और ओपननेस दिखाएं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कलीग आपके आइडिया को क्रिटिसाइज करता है, तो डिफेंसिव रिएक्ट करने के बजाय कह सकते हैं, "I'd like to understand your point better. Can you explain?" ये अप्रोच एनर्जी को कन्फ्रंटेशन से डायलॉग में तब्दील कर देता है। थिक नॉट हन ब्लेम हैबिट के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं। ब्लेमिंग फोकस को प्रॉब्लम सॉल्व करने से हटाकर सिर्फ खुद को डिफेंड करने पर ले जाता है। "यू नेवर लिसन टू मी" कहने के बजाय वो सजेस्ट करते हैं कि आई स्टेटमेंट्स यूज करें, जैसे "आई फील अनहर्ड व्हेन माई आइडियाज आर्ट एक्नॉलेज्ड"। इससे कॉन्वर्सेशन इशू पर रहता है, पर्सन की कैरेक्टर पर नहीं। एक और पावरफुल टूल है डीप लिसनिंग एज पीस मेकिंग। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट में लोग एडवाइस या सोल्यूशन सुनने के लिए रेडी नहीं होते, उन्हें बस सुनना चाहिए। बिना इंटरप्शन, जजमेंट या इमीडिएट रिस्पॉन्स देने की अर्ज के सुनकर हम उन्हें इस टेंशन और पेन रिलीज करने की स्पेस देते हैं। कई केसेस में सिर्फ ये एक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट को सॉफन करने के लिए काफी होता है। वो कुछ एवरीडे लाइफ के एग्जाम्पल्स भी देते हैं। एक कपल हाउस होल्ड चोर्स के बारे में आर्ग्यू करता है, माइंडफुल ब्रेक लेता है और फिर कामली डिस्कशन में लौटकर सॉल्यूशंस पर फोकस करता है, पास्ट मिस्टेक्स की बजाय। एक वर्क प्लेस डिस्प्यूट तब ईज हो जाता है जब कोई कहता है, "टेल मी योर साइड फर्स्ट, आई विल लिसन फुल्ली बिफोर आई रिस्पॉन्ड"। एक हॉटेड ऑनलाइन डिबेट में कोई एंग्री रिप्लाई पोस्ट करने के बजाय प्राइवेट मैसेज भेजता है, अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए। थिक नॉट हन छोटे डेली एक्ट्स ऑफ पीस की पावर पर भी जोर देते हैं। किसी स्ट्रेंजर को स्माइल करना, नेबर की मदद करना या स्ट्रेस्ड कैशियर से काइंडली बात करना कॉन्फ्लिक्ट से अनरिलेटेड लग सकता है, लेकिन ये हैबिट्स माइंड को अग्रेशन की बजाय कंपैशन से रिस्पॉन्ड करने की ट्रेनिंग देते हैं। ये पीस मसल धीरे धीरे मजबूत और नेचुरल बनता है। माइंडफुल पॉजेज एक और टेक्निक है। टेंस कॉन्वर्सेशन के बीच कुछ सेकेंड्स की साइलेंस इमोशंस को सेटल करने और एस्केलेशन रोकने में मदद करती है। बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में भी उन्होंने देखा कि डायलॉग सेशंस ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाते हैं जब इंटेंशनल मोमेंट्स ऑफ साइलेंस इंक्लूड किए जाते हैं। वो याद दिलाते हैं कि पीस का मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स को पूरी तरह से अवॉइड करना नहीं है। डिसएग्रीमेंट्स लाइफ का नेचुरल पार्ट है। पीस का मतलब है कि हम उन डिसएग्रीमेंट्स का सामना क्लैरिटी, कंपैशन और विलिंगनेस से करें ताकि दूसरे पर्सन के सफरिंग को समझ सकें। चैप्टर का अंत एक प्रोफाउंड ट्रूथ के साथ होता है। लास्टिंग पीस हर इंटरैक्शन से बनती है। जब भी हम माइंडफुल वर्ड्स चुनते हैं हार्श वर्ड्स की जगह, या डीप लिसनिंग चुनते हैं क्विक जजमेंट की जगह, हम रिकॉन्सिलिएशन के सीड्स प्लांट करते हैं। और जब कई लोग अपने फैमिलीज, वर्क प्लेसेस और कम्युनिटीज में ये सीड्स प्लांट करते हैं, तो छोटे गार्डन्स ऑफ पीस धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में बदल सकते हैं जहां अंडरस्टैंडिंग डिवीजन से स्ट्रॉन्गर हो। चैप्टर 7, अपने आप से बात करना। इस चैप्टर में थिच नाथ हन बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो हम कभी करेंगे वो है अपने आप से। अगर हमारी इनर वॉइस हार्श, जजमेंटल या सेल्फ ब्लेम से भरी हुई है, तो दूसरों से काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग से बात करना मुश्किल हो जाता है। हम जो टोन अपने अंदर यूज करते हैं, वही हम अपने रिलेशनशिप्स में ले जाते हैं। वो शुरू करते हैं ये नोट करके कि कई लोग अपनी इनर वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड होते हैं। हम अक्सर अपनी इमोशंस को इग्नोर या सप्रेस कर देते हैं, स्पेशली डिफिकल्ट इमोशंस को, जब तक वो अनहेल्थी तरीके से ओवरफ्लो नहीं हो जाते। ये इनर निग्लेक्ट सिर्फ हमारी वेल बीइंग को हर्ट नहीं करता, बल्कि दूसरों से क्लियरली कम्युनिकेट करना भी मुश्किल बनाता है। थिच नाथ हन माइंडफुल सेल्फ कम्युनिकेशन का आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं। अपने आप को एक डियर फ्रेंड की तरह ट्रीट करना। इसका मतलब है थोड़ा पॉज लेना और अपने आप से पूछना, हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ? व्हाट डू आई नीड? जब हम अपने इमोशंस को बिना जजमेंट के एक्नॉलेज करते हैं, हम एक इनर स्पेस क्रिएट करते हैं जहां सेफ्टी और कंपैशन होती है। एक प्रैक्टिस जो वो रेकमेंड करते हैं वो है अपने लिए कंपैशनेट लेटर लिखना। अगर आप वर्क में कोई मिस्टेक करते हैं और अपने आप को फेलियर फील करते हैं, तो आई एम यूजलेस रिपीट करने की जगह आप लिख सकते हैं, डियर मी, आई नो यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड, बट मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, आई एम हियर फॉर यू। ये शिफ्ट सेल्फ क्रिटिसिज्म से सेल्फ सपोर्ट की तरफ चैलेंजेस हैंडल करने का तरीका बदल देता है। वो इमोशंस को रिकॉग्नाइज और नेम करने की बात करते हैं। बस अपने आप से कहना, आई एम फीलिंग एंग्शियस या आई नोटिस आई एम फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करता है फीलिंग से। ये डिस्टेंस इमोशंस को हमारे वर्ड्स और एक्शंस कंट्रोल करने से रोकता है।
डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ कम्युनिकेशन। मीटिंग से पहले इरिटेशन नोटिस करना और डीप ब्रेथ्स लेना ताकि वो इरिटेशन डिस्कशन में ना आए। डिसएग्रीमेंट के बाद अपने आप से काइंडली बात करना। हर मिस्टेक बार बार रिप्ले न करना। जब ओवरवेल्म्ड हो, रेस्ट लेना या वॉक पर जाना इंस्टेड ऑफ अपने आप को एग्जॉशन तक पुश करना। थिच नाथ हन एम्फसाइज करते हैं कि सेल्फ कंपैशन सेल्फिश नहीं है। जब हम अपनी मेंटल और इमोशनल नीड्स का ख्याल रखते हैं, हम दूसरों के लिए पेशेंस, जेनरोसिटी और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रखते हैं। जैसे हम खाली कप से वाटर नहीं पोर भर सकते, वैसे ही इमोशनली ड्रेन्ड होने पर एम्पैथी दूसरों को नहीं दे सकते। वो माइंडफुल ब्रीदिंग मंत्रा सजेस्ट करते हैं सेल्फ केयर के लिए। ब्रीदिंग इन, आई सी माई पेन। ब्रीदिंग आउट, आई होल्ड माई पेन विथ काइंडनेस। ये मंत्रास हेल्प करते हैं अपने फीलिंग्स के साथ प्रेजेंट रहने में, बिना उनमें खो जाए। वो वॉर्न करते हैं हार्ड स्टोरीज के डेंजर के बारे में, जो हम अपने आप से कहते हैं। आई एम नॉट गुड इनफ, नोबडी केयर्स अबाउट मी, आई ऑलवेज फेल। ये मेंटल नैरेटिव्स माइंड के लिए जंक फूड की तरह हैं। ये हमें वीक बनाते हैं और दूसरों के साथ रिएक्शन ज्यादा रिएक्टिव बनाते हैं। माइंडफुल सेल्फ टॉक इन्हें रिप्लेस करता है नरिशिंग, रियलिस्टिक और एनकरेजिंग थॉट्स से। चैप्टर का एंड रिमाइंडर के साथ होता है कि कम्युनिकेशन टू वे स्ट्रीट है, लेकिन ये अंदर से शुरू होता है। अगर आपकी इनर वॉइस जेंटल, ऑनेस्ट और केयरिंग है, तो आपकी आउटर कम्युनिकेशन वही क्वालिटीज नेचुरली रिफ्लेक्ट करेगी। अपने आप का बेस्ट लिसनर और मोस्ट कंपैशनेट सपोर्टर बनकर आप हर कॉन्वर्सेशन के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। चैप्टर 8, काम में माइंडफुल कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में थिच नट हन बताते हैं कि माइंडफुलनेस और कंपैशन प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वर्क प्लेसेस अक्सर फास्ट पेस्ड, कॉम्पिटिटिव और हाई प्रेशर होते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इम्पेशंस या कभी-कभी हॉस्टिलिटी को जन्म दे सकते हैं अगर कम्युनिकेशन ध्यान से ना किया जाए। माइंडफुलनेस अप्लाई करके हम रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। वो प्रेजेंस के प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। जब आप किसी कोलीग से बात कर रहे होते हैं, उनको पूरा अटेंशन देना ये कम्युनिकेट करता है कि आप उन्हें वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखना, ईमेल्स चेक ना करना या फोन देखना मिड कॉन्वर्सेशन। छोटा सा फोकस्ड एक्सचेंज भी दूसरे को सुना हुआ महसूस करवा सकता है। थिच नट हन एम्फसाइज करते हैं कि ज्यादा वर्कप्लेस टेंशन अनक्लियर कम्युनिकेशन से आता है। वेग इंस्ट्रक्शंस, अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस या अजम्पशंस अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। जैसे अगर आप टीम मेंबर से कहते हैं प्लीज फिनिश दिस सून, तो कंफ्यूजन हो सकता है। क्या आपका मतलब है आज, इस वीक या नेक्स्ट मंथ? क्लियर और स्पेसिफिक लैंग्वेज मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पहले ही रोकता है। एक इंपॉर्टेंट वर्कप्लेस स्किल है डीप लिसनिंग बिना जजमेंट के। अगर कोलीग अपनी कंसर्न एक्सप्रेस करें, तुरंत डिफेंड करने या डिसमिस करने की जगह अंडरलाइंग इमोशन को सुनो। शायद वो स्ट्रेस्ड हैं, अंडर वैल्यूड फील कर रहे हैं या डेडलाइंस को लेकर वरीड हैं। जब लोग सुना हुआ महसूस करते हैं, वो कोलैबोरेशन और कॉम्प्रोमाइज के लिए ज़्यादा ओपन होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स: जब दो एम्प्लॉयज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो, दोनों को पूरी बात बताने दो बिना इंटरप्ट किए, फिर सोल्यूशन सजेस्ट करो। फीडबैक देते वक्त पहले अच्छा किया गया काम एक्नॉलेज करो, फिर इंप्रूवमेंट एरियाज डिस्कस करो और एनकरेजमेंट के साथ एंड करो। अगर रिक्वेस्ट समझ ना आए, क्लैरिफिकेशन पूछो, अजम्पशंस ना बनाओ जो मिस्टेक्स ला सकती हैं। थिच नट हन स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी बताते हैं। शॉर्ट माइंडफुलनेस ब्रेक्स, जैसे मीटिंग से पहले 30 सेकंड्स डीप ब्रीदिंग, माइंड रीसेट करते हैं और टेंशन को कम्युनिकेशन में स्पिल होने से रोकता है। एक और मेजर पॉइंट है गॉसिप और टॉक्सिक टॉक अवॉइड करना। छोटी सी गॉसिप भी ट्रस्ट को डैमेज करती है और डिविजन्स क्रिएट करती है। नेगेटिव टॉक को सपोर्टिव और अपलिफ्टिंग स्पीच से रिप्लेस करना पॉजिटिव वर्क एटमॉस्फेयर बिल्ड करता है। जैसे ही इज ऑलवेज लेट के बजाय आप कह सकते हैं शायद वो चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं, चलो चेक करते हैं। वो माइंडफुल ईमेल और मैसेज राइटिंग पर भी फोकस करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में टोन और बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, इसलिए मैसेजेस मिसरीड हो सकते हैं। ईमेल को 2 बार पढ़ना, पहली क्लैरिटी के लिए, दूसरी काइंडनेस के लिए, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेंट करता है। डेली वर्क लाइफ में माइंडफुल कम्युनिकेशन कुछ इस तरह दिखेगा। रोज सुबह में टीम को वार्मली ग्रीट करना, मीटिंग्स में पूरा अटेंशन देना, नेक्स्ट पॉइंट प्रिपेयर करने के बजाय, छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, इंस्ट्रक्शंस को राइटिंग में फॉलो अप करना ताकि सबके पास क्लियर रेफरेंस हो। थिच नट हन कंक्लूड करते हैं
कि काम हमारी पर्सनल या स्पिरिचुअल ग्रोथ से अलग नहीं है। हर कॉन्वर्सेशन वर्क में पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन प्रैक्टिस करने का मौका है। जब हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में माइंडफुलनेस ले आते हैं, हम प्रोडक्टिविटी और टीम वर्क इंप्रूव करते हैं और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां लोग रिस्पेक्ट, वैल्यू और मोटिवेटेड फील करते हैं। वर्कप्लेस को स्ट्रेस का नहीं, हार्मनी का प्लेस बनाते हैं। चैप्टर 9 कम्युनिकेशन का इकोलॉजी। इस चैप्टर में थिच नाथ हैन बताते हैं कि कम्युनिकेशन एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है। जो कुछ भी हम कहते, सुनते या सोचते हैं वो इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे प्रकृति के हर एलिमेंट का पूरे एनवायरनमेंट पर इफेक्ट होता है। जैसे प्रकृति में पोल्यूशन सभी लिविंग बीइंग्स को हार्म करता है, वैसे ही नेगेटिव या केयरलेस कम्युनिकेशन शेयर्ड इमोशनल और मेंटल स्पेस को पोल्यूट करता है जिसमें हम रहते हैं। दूसरी तरफ माइंडफुल और कंपैशनेट कम्युनिकेशन हेल्दी रिलेशनशिप्स को नरिश और सस्टेन करता है, जैसे क्लीन एयर और वाटर लाइफ सस्टेन करते हैं। वो शुरू करते हैं ये समझाकर कि हर वर्ड और एक्शन का रिपल इफेक्ट होता है। एक काइंड रिमार्क किसी कलीग को अपलिफ्ट कर सकता है, जो उन्हें दिन भर दूसरों के साथ काइंडली बिहेव करने पर इंस्पायर करे। दूसरी तरफ एक सार्कास्टिक या इम्पेशेंट कमेंट हर्ट क्रिएट कर सकता है, जो ओरिजिनल कॉन्वर्सेशन से आगे तक टेंशन स्प्रेड कर देता है। इसलिए वो अर्ज करते हैं कि कम्युनिकेशन को एक शेयर्ड एनवायरनमेंट समझो जिसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। थिच नाथ हैन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का रोल भी हाईलाइट करते हैं। ग्रुप का इमोशनल और मेंटल क्लाइमेट, चाहे वो फैमिली हो, वर्कप्लेस हो या कम्युनिटी हो, अगर ग्रुप एटमॉस्फेयर क्रिटिसिज्म, गॉसिप या हॉस्टिलिटी से डोमिनेटेड है तो इंडिविजुअल्स भी बिना रियलाइज किए वही टोन अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर ग्रुप एनकरेजमेंट, ऑनेस्टी और एक्टिव लिसनिंग को वैल्यू करता है तो ये हैबिट्स भी कंटेजियस बन जाती हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। एक हाउस होल्ड जहां फैमिली मेंबर्स रेगुलरली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, वहां पर वार्मर और सपोर्टिव रिलेशनशिप्स होते हैं। एक वर्कप्लेस जहां लीडर्स रिस्पेक्टफुल डायलॉग मॉडल करते हैं, वहां पर एम्प्लॉयज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। एक कम्युनिटी ग्रुप जो मीटिंग्स शुरू करता है शॉर्ट मोमेंट ऑफ साइलेंस के साथ, तो वहां पर कामनेस और रिस्पेक्ट का टोन सेट होता है। वो वॉर्न करते हैं कि कम्युनिकेशन पोल्यूशन सिर्फ हमारे वर्ड्स से नहीं आता, ये मीडिया और कॉन्वर्सेशन से भी आता है जो हम कंज्यूम करते हैं। एंग्री डिबेट्स, वायलेंट एंटरटेनमेंट या कांस्टेंट बैड न्यूज़ अब्जॉर्ब करने से हमारा थिंकिंग और बोलने का तरीका अनकॉन्शियसली शेप होता है। जैसे हम अपने बॉडी के लिए हेल्दी फूड चूज़ करते हैं, वैसे ही हमें हेल्दी मेंटल फूड चूज़ करना चाहिए अपने शेयर्ड कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट के लिए। हेल्दी कम्युनिकेशन इकोलॉजी क्रिएट करने के लिए थिच नाथ हैन सजेस्ट करते हैं 1. अपने इनपुट पर माइंडफुल रहो, हार्मफुल या ओवरली नेगेटिव कंटेंट का एक्सपोजर लिमिट करो। 2. इंटेंशन के साथ बोलो, सोचो कि क्या तुम्हारे वर्ड्स एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं या पोल्यूट कर रहे हैं। 3. पॉजिटिव एक्सचेंजेस एनकरेज करो, दूसरों के कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्नॉलेज करो और ओपनली अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करो। 4. ग्रुप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, स्मॉल रिचुअल्स जैसे शेयर्ड ब्रीथिंग या ग्रैटिट्यूड राउंड्स पूरे एटमॉस्फेयर को शिफ्ट कर सकते हैं। वो एक रिलेटेबल इमेज देते हैं, अगर एक व्यक्ति पार्क में लिटर करे तो दूसरे भी इजीली लिटर करते हैं और जल्द ही पार्क अपनी ब्यूटी खो देता है। वहीं एक अनकाइंड रिमार्क ग्रुप में अनकाइंडनेस को नॉर्मल बना देता है, लेकिन एक काइंड एक्ट दूसरों को काइंडली एक्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। धीरे धीरे स्पेस का इकोलॉजी ट्रांसफॉर्म होता है। चैप्टर के एंड में थिच नाथ हैन रिमाइंड करते हैं कि हम सब कंट्रीब्यूटर्स और बेनिफिशियरीज दोनों हैं कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट के। केयर के साथ बोलकर, डीपली सुनकर और होलसम मेंटल फूड कंज्यूम करके हम एक शेयर्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं जहां ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कंपैशन नेचुरली फ्लरिश करे, बिल्कुल एक थ्राइविंग और बैलेंस्ड नेचुरल इकोसिस्टम की तरह। चैप्टर 10 कम्युनिकेशन का कम्युनिटी। इस फाइनल चैप्टर में थिच नाथ हैन समझाते हैं कि हेल्दी कम्युनिकेशन सिर्फ इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम रिलेशनशिप्स के एक वेब में रहते हैं, फैमिलीज, वर्कप्लेसेस, नेबरहुड्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज, और इन कनेक्शंस की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम साथ में कैसे कम्युनिकेट करते हैं।
जब एक ग्रुप माइंडफुल स्पीच और डीप लिसनिंग का कमिटमेंट करता है तो वो एक कम्युनिटी ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है, एक सेफ और नरिशिंग स्पेस सबके लिए। वो शुरू करते हैं कलेक्टिव माइंडफुलनेस को एक्सप्लेन करके। एक माइंडफुल कम्युनिटी में मेंबर्स एक दूसरे को प्रेजेंट मोमेंट में वापस आने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर डिस्कशन के दौरान कोई एजिटेटेड हो जाए तो दूसरे पॉज लेकर कुछ ब्रेथ्स लेने के लिए इनवाइट करते हैं। ये शेयर्ड प्रैक्टिस स्टेबिलिटी और ट्रस्ट का सेंस क्रिएट करता है, चाहे डिसएग्रीमेंट्स हो। कम्युनिटी ऑफ कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग को विनिंग पर वैल्यू करती है। आर्ग्यूमेंट्स जीतने के बजाय मेंबर्स एक दूसरे की नीड्स और पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं। थिक नैट हन कहते हैं कि ये अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज बनाता है, ना कि यूनिटी के थ्रेट्स। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स: एक फैमिली जो वीकली लिसनिंग टाइम सेट करती है, जहां हर पर्सन बिना इंटरप्शन के बात करता है। एक वर्कप्लेस टीम जो मीटिंग्स शुरू करती है कुछ मोमेंट्स ऑफ साइलेंस के साथ, ताकि सेंटर हो सके। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो फीडबैक जेंटली और डायरेक्टली देता है, गॉसिप या पैसिव एग्रेसिवनेस अवॉइड करते हुए। वो शेयर्ड अग्रीमेंट्स के इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करते हैं, सिंपल गाइडलाइंस जिनके लिए ग्रुप कमिट करता है, जैसे ट्रूथफुल बोलना, हार्मफुल स्पीच अवॉइड करना और फुल्ली सुनना बिफोर रिस्पॉन्ड करना। ये अग्रीमेंट्स सेफ्टी नेट का काम करते हैं, एंश्योरिंग कि सबको रिस्पेक्टफुल इंटरैक्शन के स्टैंडर्ड्स पता हों। थिक नैट हन लीडरशिप में कंपैशन का रोल एम्फसाइज करते हैं। लीडर्स किसी भी ग्रुप में कम्युनिकेशन का टोन सेट करते हैं। एक लीडर जो पेशेंटली सुनता है, मिस्टेक्स एक्नॉलेज करता है और काइंडनेस के साथ बोलता है, वो दूसरों को भी इंस्पायर करता है सेम करने के लिए। कॉन्वर्सली, एक लीडर जो इंटरप्ट करता है, ब्लेम करता है या हार्श लैंग्वेज यूज करता है, वो उन हैबिट्स को दूसरों में एनकरेज करता है। वो नोट करते हैं कि कम्युनिटी ऑफ कम्युनिकेशन बिल्ड करना ग्रेजुअल प्रोसेस है। शुरू में ओल्ड हैबिट्स जैसे गॉसिप या रिएक्टिव स्पीच अभी भी दिख सकते हैं, लेकिन पेशेंस और जेंटल रिमाइंडर्स से ग्रुप माइंडफुल पैटर्न्स की तरफ शिफ्ट हो सकता है। स्मॉल सक्सेसेस सेलिब्रेट करना, जैसे कामली डिसएग्रीमेंट रिजॉल्व करना, कमिटमेंट को स्ट्रेंथन करता है। एक की प्रैक्टिस जो वो रेकमेंड करते हैं वो है ग्रुप के रूप में बिगिनिंग अन्यू। इस रिचुअल में मेंबर्स पहले एक दूसरे के लिए अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करते हैं, फिर जेंटल वे में हर्ट या कंसर्न शेयर करते हैं और फाइनली पॉजिटिव स्टेप्स सजेस्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये प्रोसेस रिलेशनशिप्स को फ्रेश रखता है और रिजेंटमेंट्स को बिल्ड होने से रोकता है। थिक नैट हन ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि कम्युनिटी ऑफ कम्युनिकेशन पावरफुल रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है अपने बियॉन्ड। एक फैमिली जो माइंडफुल स्पीच प्रैक्टिस करती है, चिल्ड्रन को इन्फ्लुएंस करती है ताकि वो स्किल्स अपनी फ्रेंडशिप्स में ले जाएं। एक वर्कप्लेस जहां रिस्पेक्टफुल कल्चर है, क्लाइंट्स या पार्टनर्स को सिमिलर वैल्यूज अडॉप्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। इस तरह से स्मॉल कम्युनिटीज ब्रॉडर सोसाइटल चेंज को इंस्पायर कर सकते हैं। चैप्टर के एंड में याद दिलाया जाता है कि कम्युनिकेशन कभी सोलो एक्ट नहीं है। हर कॉन्वर्सेशन एक लार्जर शेयर्ड स्पेस का पार्ट है और हर वर्ड जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं वो उस स्पेस को बेटर या वर्स बनाता है। जब हम माइंडफुलनेस का साथ में कमिटमेंट लेते हैं, डीपली सुनते हैं, काइंडली बोलते हैं और एक दूसरे के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, तो हम कम्युनिटीज क्रिएट कर सकते हैं जहां अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और कंपैशन नॉर्म है, एक्सेप्शन नहीं। ऐसी कम्युनिटीज अपने मेंबर्स के लिए लाइफ को हार्मोनियस बनाती हैं और पीसफुल वर्ल्ड के लिविंग एग्जाम्पल्स भी सर्व करती हैं जो हम बिल्ड करना चाहते हैं। धन्यवाद। इन टिप्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करो और देखो कैसे तुम्हारी दोस्ती और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।